Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसमें टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ना। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ करता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर इंक्रीज़ करता है। और फिर हमने थोड़े थोड़े टेम्परेचर देखे थे कि पोल्स पे कैसे टेम्परेचर रहता है और इक्वेटर पे कैसे टेम्परेचर रहता है ना। आज हम ये देखते हैं कि सोलर रेडिएशन जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है, हम आज ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसोलेशन से। इंसोलेशन होता क्या है, इस वर्ड को तोड़ने का कोशिश करो अगर नहीं समझ में आ रहा है। सोलेशन आया है सोलर से, ठीक है। सोलर मतलब सन, है ना। सोलर से आने वाली जो सनरेज हैं उसको बोलते हैं इंसोलेशन। इन मतलब आना, सोलेशन मतलब सोलर से वर्ड आया है, ठीक है। तो सन से कोई हीट जो आ रही है उसको हम बोल देते हैं इंसोलेशन। कभी भी वर्ड नहीं समझ में आना तो थोड़ा को तोड़ने का कोशिश करो और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो सोलेशन आया सोलर से, इन आया मतलब आना, ठीक है। तो इंसोलेशन इज जो सन से हीट हमारी आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन। तो अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ। तो सन से जो हीट अर्थ पे पहुंच रही है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। फिर दो और टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब हमको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, ये बात है, ऐसे कंप्लीट सर्कल नहीं होता है। इट इज़ द काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्टेड ओवल शेप टाइप, एग टाइप का ये रिवॉल्यूशन होता है। तो इसमें एक जगह पे ये बहुत पास होती है सन के, है ना, इस टाइप से, और एक टाइम पे ये बहुत दूर होती है। अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर होती है एक टाइम पे, ठीक है। अब इसमें इतनी अच्छी आयरनी है और ये मतलब ऐसे नहीं पता हो तो पता भी नहीं चलेगा कि जनवरी में जब सर्दियाँ होती हैं, जनवरी में अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होती है। जनरली लॉजिक क्या बोलता है भाई कि सन के बहुत पास होगी, सन के अगर पास होगी तो गर्मियाँ होनी चाहिए, है ना। और जब सन के दूर होगी तो विंटर्स होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। और आप ये सोचोगे अब कि ऐसा क्यों नहीं होता है ना। कि जो सन है, सन के जब अर्थ पास रहती है वो जनवरी में रहती है, तब तो विंटर्स होती हैं, है ना। पर सनलाइट तो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पास है तो बहुत ज़्यादा सनलाइट आनी चाहिए, तो गर्मियाँ होनी चाहिए। बट ऐसा क्यों नहीं होता है, तो चलो थोड़ा पहले सोच लो, फिर मैं बताऊँगा कि क्यों होता है ऐसा, है ना। थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। तो देखो, ये जो जब सबसे पास होती है ना अर्थ, इसके इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन। व्हाट इज़ पेरीहीलियन, पी फॉर पेरीहीलियन, पी फॉर पास, ऐसे याद कर लो। कन्फ्यूजिंग होता है इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसे याद कर लो, पी इज़ पेरीहीलियन और पी इज़ पास। तो पी से पास भी आता है, पी से पेरीहीलियन भी आता है। तो पेरीहीलियन क्या होता है, जब अर्थ सन के सबसे पास में होती है, ठीक है। और एपीहीलियन इसका उल्टा होता है, ठीक है, जिसमें जो अर्थ है वो सन के सबसे दूर होती है, ठीक है। ये तो सन के अराउंड हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे लिखा नहीं है, ऐसे ही दो और टर्म आते हैं, पेरिजी एंड एपोजी। पेरिजी भी ये जो होता है ये मून के लिए होता है, ठीक है। पेरिजी जो होता है ये किसके लिए होता है, मून के लिए। और एपोजी किस लिए होता है, वो भी मून के लिए होता है। तो पेरिजी मतलब मून के जब सबसे पास होती है ना अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिजी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिजी। चलो, अभी क्या है कि अब इसका जो डिस्टेंस से याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1.147 ये कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि पेरीहीलियन में सबसे पास होती है और एपीहीलियन में सबसे दूर होती है अर्थ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि अब क्या क्या किस किस चीज़ से जो अर्थ का जो सनरेज आ रहा है, अर्थ जो सोलर हीट डिसिपेट कर रही है, वो कैसे कैसे अर्थ पे वेरी करता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो ये सोलर रेडिएशन है वो वेरी करेगा। तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पहले ये सारे देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस।
दूसरा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, तीसरा है लेंथ ऑफ द डे, चौथा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, और पांचवा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। तो एकदम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट देखते हैं क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ से ये कैसे इंसोलेशन जो है वो इफेक्ट होता है देखते हैं। रोटेशन या रिवॉल्यूशन भी है इसमें। ठीक है, तो इंसोलेशन कैसे इफेक्ट होता है, लेट्स सी। तो क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं पहले। तो ये अपना सन है। ठीक है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे ये वेरी करता है ना। हमने डिस्कस किया था कि ये जो अर्थ है अपनी, ठीक है, वो ऐसे मूव करती रहती है ना, सन के अराउंड बहुत ही धीरे मूव करती है, बट मूव करती रहती है। जब ये अर्थ यहाँ पे थी तब जो सन का रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डायरेक्टली अबव था। फिर जब ये यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे ये इक्वेटर पे रहती है, इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्ट आती हैं। फिर जब यहाँ पे आती है तो ये कहाँ पे रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं। फिर यहाँ पे जब आती है तो क्या होता है, फिर इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और फिर ये यहाँ पे वापस अपना एक रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। करेक्ट, ऐसी ऐसी अर्थ मूव करती है ना। तो पिछले जो स्लाइड है उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो यहाँ जब ये अर्थ सबके सबसे पास होती है ना, अर्थ सबसे पास कहाँ होती है, जनवरी में। ठीक है, ऐसा तो हमको गर्मियाँ क्यों नहीं लगती हैं, मतलब सॉरी, हमको सर्दी क्यों लगती है उस टाइम, जब सन के सबसे पास है तो उस टाइम सर्दी क्यों लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि जनवरी में जो अर्थ होती है ना, ये अर्थ का एक्सेस है, अर्थ इज़ एट ऐसे टिल्टेड है, एक्सेस टिल्टेड है ना। तो जब ये अर्थ इधर होती है ना, मतलब एक्चुअली इस विंटर्स में जो अर्थ होती है दैट इज़ ऑन दिस साइड, अर्थ इधर होती है। ठीक है, अर्थ इधर होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है हमारा, मतलब इसका जो डायरेक्ट सनलाइट आता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है। मेरे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, समझ में आ रहा है। तो जनवरी में अर्थ जो होती है वो इधर होती है। अब इधर होने की वजह से क्या होता है कि ऑल्दो ये सबसे पास है, ऑल्दो ये सबसे पास है, बट सनरेज डायरेक्ट जो सनरेज हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं, यहाँ पे विंटर्स ही हैं, बट ये सबसे पास है अर्थ अभी इसके, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें गर्मी नहीं लगती है। आप बोलते हो ना कि गर्मी हमको क्यों नहीं लगती है, वो इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि अर्थ जो है वो सन के सबसे पास जनवरी में होती है, और तब जो सन है दैट इज़ ओवर हेड ऑन द सदर्न हेमिस्फेयर, जो सन है वो सदर्न हेमिस्फेयर पे ओवर हेड रहता है। तो इसीलिए जो सारी सनलाइट होती है वो सदर्न हेमिस्फेयर में रहती है, और यहाँ पे जनरली कम सनरेज आती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे विंटर्स रहती हैं। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट था। अब अब क्या होता है कि देखो, अब इंसुलेशन जो है, अब देखो अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, अगर ये सीधी होती, अगर ये सीधी होती तो सारे पार्ट पे बराबर लाइट आ रही होती, बट अब ये सीधी है नहीं, सीधी है नहीं, ये टिल्टेड है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट पे ज़्यादा लाइट आएगी, कुछ पार्ट पे कम लाइट आएगी। करेक्ट, तो टिल्ट की वजह से भी इंसुलेशन वेरी किया है ना। सीधी होती तो सब पे बराबर हीट आती, बट अब सीधी नहीं है तो क्या हो रहा है, अब जैसे मान लो ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें क्या है, यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो ज़्यादा लाइट आ रही है ना, ज़्यादा पार्ट के लिए जो है सनरेज आ रही हैं तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा बिल्डअप होगी, और कम पार्ट के लिए अंधेरा है ना, तो कम पार्ट के लिए हीट लूज़ कम होगी। यही जो सिनेरियो है ना, यही है आपका विंटर्स के टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग जो रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, है ना, सदर्न हेमिस्फेयर में जनरली नहीं रहते हैं। इंडिया जो है वो अपना इधर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो हम इसीलिए सर्दियों में क्या होता है, ऑल्दो अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होता है, बट हमारे हेमिस्फेयर में क्या होता है कि सन की रेज़ बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं, तो इसीलिए हमको पता नहीं लगता है, इसीलिए तो सर्दियाँ आती हैं बेसिकली, है ना, विंटर्स इसीलिए आती हैं। समझ में आ रहा है, तो ये रीज़न था उसका। फिर दूसरा, इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज क्या होता है कि जो सन की रेज़ आती हैं, ठीक है, एक तो ये इक्वेटर पे मैंने बताया कि इक्वेटर पे डायरेक्ट आती हैं, डायरेक्टली ओवरहेड रहती हैं, और जो पोल्स होते हैं, मतलब जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो क्या होता है कि ये सेम सनरेज इंक्लाइंड हो जाती हैं,
इंक्लाइंड इन द सेंस ये देखो, समझ में आ रहा है, उतनी ही रेज हैं पर वो लार्जर सरफेस एरिया पे पड़ रही हैं। ऑब्वियसली जब लार्जर सरफेस एरिया पे पड़ेंगी तो क्या होगा, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरे सरफेस एरिया में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जब हीट इतने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे इंसोलेशन कम है ना। वही जो सनरेज हैं वो अगर इतने छोटे से एरिया में है तो यहाँ हीट बिल्डअप ज़्यादा होगा, है ना। तो हीट का डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। वो क्यों आया, क्योंकि सनरेज जो है वो इंक्लाइंड हो गई, है ना। इसीलिए तो इक्वेटर पे हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और पोल्स पे ठंडा रहता है, क्योंकि सन की जो रेस हैं वो जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर जाते हो नॉर्थन हेमिसफेयर में, वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया। और जब वो लार्जर सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो क्या होता है, हीट लूज़ फास्ट करती है। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर सरफेस एरिया हम बढ़ा दें तो सरफेस एरिया जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हीट लूज़ अप जल्दी होती है, ज़्यादा हीट लूज़ होती है। चाय जब आप प्लेट में डालते हो, अपने सॉसर में डालते हो, तो क्यों डालते हो, ठंडा करने के लिए डालते हो। और ठंडा क्यों होता है, क्योंकि जब आप चाय को प्लेट में डालते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा हीट लूज़ कर पाता है ना। फिर एक है तीसरा रीज़न क्या था कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है कि भाई मान लो जो अर्थ है उसके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ऐसा है क्लाउडी सा। अगर बहुत ही क्लाउडी सा है तो क्या होगा कि सनरेज यहाँ पे आएंगी तो बहुत आधा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी थोड़ी बहुत जो है वो यही एब्जॉर्व कर लेगा। तो क्या होगा, सनरेज नीचे तो आ ही नहीं पाएंगी, तो इंसोलेशन गड़बड़ हो गया, है ना। तो वो यही बोल रहा है। अब जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं ना, जो बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर को शेप कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्लाउड और डस्ट निकालते हैं अपने से कि ग्लोबल टेम्परेचर एक्चुअली कम हो जाता है। एक कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, मेरे को नाम नहीं आता रहा, बट उसने एक्चुअली ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया था। तो इतना बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शंस का, है ना। तो क्या बोलने की कोशिश ये है मेरी कि ट्रांसपेरेंट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इंसुलेशन वेरी करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब कि क्लाउडीनेस कितना है, या मतलब कितना कितना गैसेस अवेलेबल हैं एटमॉस्फेयर में जो सनरेज को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये रीजंस हैं हमारे जिसकी वजह से इंसुलेशन वेरी करता है। ये एक्चुअली एमसीक्यू में क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, जिसमें वो ऐसे पूछ ले सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसुलेशन। और नीचे जो हैं, नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और फिर ऐसे कर देंगे 1 2 3 2 3 4 इस टाइप से ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक नहीं होगा। तो ये याद रखना कि जो अपना इंसुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि देखो, ये इस पार्ट का मतलब क्या है, कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड। अगर आपने पूरे अपने ग्लोब को देखा होगा तो आपको ऐसे दिखेगा कि जो जो लैंड है वो मोस्टली नदर्न हेमिसफेयर में, नदर्न हेमिसफेयर में ज़्यादा लैंड है, ये आपको दिखेगा। और सदर्न हेमिसफेयर में कम लैंड है, यहाँ पे ओशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि जो लैंड होती है ना वो हीट अप जल्दी होती है और हीट लूज़ भी जल्दी करती है। वाटर जो है, वाटर धीरे धीरे लूज़ करता है, तो उस वजह से भी इंसुलेशन वेरी करता है। समझ रहे हो, लैंड जो है वो हीट अप जल्दी होती है और लूज़ भी हीट ज़्यादा जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वो यही बोल रहा है कि लैंड जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होगा, है ना। और वहाँ मतलब इंसुलेशन वेरी ज़्यादा जल्दी करेगा, ज़्यादा रेट से करेगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ ओशन ज़्यादा होंगे। और हमारे सदर्न हेमिसफेयर जो है ना, जो हमारा सदर्न हेमिसफेयर में वहाँ हमारे ओशन ज़्यादा हैं। अब ओशन ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो इतना जल्दी रेट से कूल और हीटअप नहीं होता है, ठीक है। तो एक ये रीज़न है। तो ये रीज़न्स रट लो, याद कर लो, जैसे करना कर लो, बट ये याद रखना कि रोटेशन ऑफ अर्थ से वेरी करता है। अगर रोटेट अर्थ नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो ऐसी ही है और वो रोटेट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, एक ही पार्ट पे सनलाइट आती रहेगी ना हमेशा, समझ रहे हो ना। मान लो ये अर्थ है वो रोटेटिंग नहीं कर रही है, अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, इसके एक ही पार्ट पे हमेशा सनलाइट आता रहेगा। जैसे मून पे होता है, मून भी जो है वो टाइडली लॉक्ड है ना अर्थ से, तो उसका हमेशा एक ही फेस अवेलेबल, एक ही फेस हम देख पाते हैं, उसका पीछे वाला फेस हम कभी नहीं देख पाते हैं। ऑल्दो वो रोटेट करता है बट वो सेम सेम क्या बोलते हैं, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है जैसे अर्थ रोटेट करती है, तो हमको कभी उसका पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता है। बट आप इमेजिन करो कि अर्थ रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो अर्थ जब रोटेट ही नहीं कर रहा है तो हमेशा सनलाइट इसके एक ही पार्ट पे रहेगा, है ना। तो इंसुलेशन इसे वेरी कर जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो ये भी होता है। इसमें रिवॉल्यूशन भी है, रिवॉल्यूशन से भी मैटर करता है, वो लिखा नहीं है इसमें, बट रोटेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने बताई दिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे वेरी करता है, अगर जो सनरेज़ हैं वो पोल्स की तरफ हैं तो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो कम हो जाता है। इक्वेटर पे जो है जब बार बार इक्वेटर पे कम एरिया पे उतनी ही सनलाइट आती है तो वो ज़्यादा हीटअप कर देती है ना, तो इंसुलेशन यहाँ और यहाँ वेरी कर गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से वेरी कर रहा है। फिर है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे मतलब अगर ज़्यादा लंबा दिन होगा, ज़्यादा लंबा दिन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पार्ट के लिए हीट आएगी, है ना। ज़्यादा लंबा दिन में यही तो था कि ज़्यादा लंबा दिन में क्या था, अगर यहाँ पे इस वाले आप पार्ट की बात करो तो यहाँ दिन जो है, डे जो है वो ज़्यादा लंबा है। डे ज़्यादा लंबा है, क्या 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 मतलब है कि सनरेज़ यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए है, और सनरेज़ अगर ज़्यादा टाइम के लिए हैं तो हीटअप भी ज़्यादा हीट आएगी, यहाँ पे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और हीट लूज़ करने का टाइम कम हो जाएगा, तो ये हीटेड अप होगा। गर्मियों में ऐसे ही तो होता है, समर्स में ऐसे ही होता है। समर्स में क्या होता है, दिन लंबा होता है, दिन लंबा होने की वजह से क्या होता है, अर्थ हीट बहुत ज़्यादा ले लेती है, बट नाइट बहुत शॉर्ट होती है, और नाइट शॉर्ट होने की वजह से हीट वो लूज़ उतनी नहीं कर पाती है, तो नेट में है वो क्या होता है, हीट गेन हो जाता है। हीट क्या होता है, गेन हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है अर्थ में। इसी वजह से समर्स में टेम्परेचर हाई रहता है। समझ में आ रहा है, ऐसे होता है। और एक था ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मैंने बता ही दिया। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिसमें क्लाउड्स वगैरह, अगर वॉल्केनिक इरप्शन से मान लो खूब ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह आ गए, तो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, सनरेज़ को अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू नीचे आने में, तो टेम्परेचर कम होगा, इंसुलेशन आएगा ही नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है। और एक है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड मतलब कि जहाँ लैंड ज़्यादा होगा वहाँ पे हीटअप और कूल डाउन ज़्यादा जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ ओशियन ज़्यादा होंगे, राइट। तो यही है इसके रीजंस वेरिएशन इंसुलेशन होने के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।